नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। ट्विटर के बाद अब एक दूसरा बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सुर्खियों में आ गया है। कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की अब फेसबुक की बारी है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने आज 11,000 कर्मचारियों को नौकरियों से निकालने का ऐलान किया है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कर्मचारियों से माफी मांगते हुए इस फैसले की घोषणा की। ये नौकरियों में कटौती का पहला राउंड बताया जा रहा है, जिसमें करीब 13% कर्मचारी निकाले जाएंगे। यानी इसके बाद कुछ और भी राउंड इस तरह के हो सकते हैं। कमाई और विज्ञापन राजस्व में भारी गिरावट के बाद इस साल मेटा का शेयर 71% गिरा है। छटनी का ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। मेटा और भी क्षेत्र जैसे कि रियल एस्टेट में अपने खर्चे कम करेगा। इससे पहले अरबपति एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद वहां पर भी बड़े पैमाने पर छटनी की गई है। दो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मची इस उथल पुथल के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह सोशल मीडिया पर खतरे का संकेत है। आज क्या क्या हुआ है फेसबुक में, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। फेसबुक में बड़े पैमाने पर छटनी का ऐलान कर दिया गया है और जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, उसने 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल दिया है। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने एक पोस्ट लिखकर इस फैसले की जानकारी दी है। आपको बताएं कि उन्होंने लिखा है कि मेटा के इतिहास में किया गया अब तक का यह सबसे मुश्किल बदलाव है, यह कहना है जकरबर्ग का। टीम का आकार 13% कम करने का फैसला किया गया है, यह जकरबर्ग ने लिखा है। और 11,000 से ज्यादा प्रतिभावान कर्मचारियों को बाहर करने का फैसला हुआ है। विवेकाधीन खर्चों पर कम करेंगे, नई भर्तियों पर रोक लगा रहे हैं, यह बात भी उन्होंने कही है अपने इस पोस्ट के जरिए। और साथ ही कह रहे हैं कि इसके जरिए हम कंपनी को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेटा से जो कर्मचारी निकाले गए उनको केवल 4 महीने की बेसिक तनख्वाह ही दी जा रही है। और जैसा हमने कहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, जिससे कि आप अच्छी तरह से परिचित हैं, आपके हर रोज के जीवन का वो हिस्सा बन चुके हैं, उन्हें चलाती है मेटा। 18 साल में पहली बार कंपनी ने इतने बड़े पैमाने पर छटनी की है। और मेटा में सितंबर के आखिर तक 87,000 से ज्यादा कर्मचारी थे, जिनमें से कि 11,000 को अब निकाला जा रहा है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और कुछ महीने पहले ही इसका नाम मेटा किया गया है। तो ये एक बड़ी संकट की बात जो है सामने दिखाई दे रही है कि आखिर हो क्या रहा है सोशल मीडिया में। और यही कारण है कि हम आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सोशल मीडिया पर खतरे का संकेत है, क्या इसके कारण और भी जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर इसका असर पड़ सकता है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। विराग गुप्ता साइबर एक्सपर्ट हैं, अनुराग गौड़ साहब हैं जो कि मूशक, एक भारतीय सोशल मीडिया, उसके संस्थापक रहे हैं, और अभिषेक मेहरोत्रा जी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अभिषेक जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को जो फेसबुक और ट्विटर में किया गया है? क्या यह सोशल मीडिया पर खतरे का संकेत है या इसके चलते सोशल मीडिया और ज्यादा प्रभावी होगा बिजनेस मॉडल के तौर पर? देखिए अखिलेश जी, ये सोशल मीडिया पे खतरे का तो संकेत है। साथ ही साथ मेरा कहना है कि ये स्टार्टअप कल्चर पे भी एक खतरे का संकेत है। जिस तरह से हम तमाम 3 सालों से देखें कि नए स्टार्टअप बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन अगर आप जब इनकी बैलेंस शीट की ओर गौर करेंगे, बतौर बिजनेस वर्ल्ड के एडिटर के मैं बहुत दिनों से इनकी बैलेंस शीट भी देख रहा हूँ, तो आपको इनकी बैलेंस शीट समझ में नहीं आती। ये इन्वेस्टमेंट और वैल्यूएशन का खेल है। तो चाहे वो मेटा हो, चाहे वो ट्विटर हो, अभी ये वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट का खेल था, जिसको जब आप समझते हैं बारीकी पे तो आपको समझ में आता है कि अभी रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। क्योंकि ये कंपनियां ग्लोबली कंपनियां थी। पहले क्या होता था, एक कंपनी बनती थी छोटी सी, एक शहर से देश और देश से ग्लोबल जाती थी। ये कंपनी अपने आप में ग्लोबल कंपनियां बनी, और जिस तरह से उन्होंने एक्सपेंशन किया और इनके जो खर्चे थे वो हाई प्रोफाइल खर्चे थे, तो उसके बाद अभी रेवेन्यू पे थोड़ा सा इनको नुकसान हुआ है। लेकिन इसको अगर आप बड़े अंदेशे में देखेंगे तो ये मेटा और ट्विटर तो एक अंदेशा ही है। अभी आपको देखना पड़ेगा स्टार्टअप्स की जो बड़ी कंपनियां, उस पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी, अनुराग जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने एक प्रयोग किया था, भारतीय भाषाओं का मूशक करके एक प्लेटफॉर्म चलाया था, लेकिन आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप किस तरह से देखते हैं आज फेसबुक के साथ या ट्विटर के साथ जो चीजें हो रही हैं उन्हें? देखिए, मेरा मानना है कि सोशल मीडिया को तो कोई खतरा नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियों का अवश्य खतरा है। आपको पता होगा कि इनसे पहले माई स्पेस था, ऑरकुट था। तो ये चलन है इस सेक्टर का कि आप समय के साथ बदलिए, पर कितनी भी गति से बदलिए, आप लोगों की रुचि के साथ चल नहीं पाते हैं। तो ये स्वाभाविक है। मेरे ख्याल से ट्विटर में समस्या है, फेसबुक में, पर फेसबुक और इंस्टाग्राम आप देखें तो उनके उपयोगकर्ता कम नहीं हुए हैं।
मार्क जुकरबर्ग ने जो मेटा के ऊपर अपना दांव खेला था वो उल्टा पड़ रहा है। तो सोशल मीडिया तो देखिए जब तक सोसाइटी है चलती रहेगी। कभी रेल के डब्बे में होता था, कभी पान की दुकान पे। तो आगे जाके इन दोनों की जगह यदि आप देखें भारत में टिकटॉक बैन है, परंतु सबसे ज्यादा धक्का जो इन्हें लगा है वो टिकटॉक से लगा है। अमेरिका और यूरोप में जो एड स्पेंड होता है उसका एक बड़ा प्रतिशत 4 साल पहले शून्य था टिकटॉक के पास, परंतु आज फेसबुक से कहीं ज्यादा जो युवा पीढ़ी है वो टिकटॉक को अपना रही है। तो इंस्टाग्राम में लेकिन उन्होंने चूंकि अनुराग जी प्रयास किया। टिकटॉक को तो चीनी सरकार का संरक्षण प्राप्त है, उसके किले को तो भेद पाना फेसबुक के लिए एक तरह से नामुमकिन है, और दूसरी तरफ जो चीन का बाजार है उसमें फेसबुक का घुस पाना नामुमकिन है। तो दोनों ही तरह से फेसबुक का नुकसान दिख रहा है इसमें तो। हाँ, बाकायदा ये अमेरिकी सरकार को सोचने की बात है कि यदि फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर चीन में नहीं चल सकते हैं तो चीन के उत्पाद को अमेरिका और यूरोप में क्यों चलने दिया जाता है। भारत सरकार ने एक समझदारी का काम किया कि यहाँ टिकटॉक को नहीं चलने दिया। हो सकता है कि कल को जो पर्याय है फेसबुक का वो भारत से उभर कर आए, क्योंकि इस क्षेत्र में आप देखेंगे इतिहास जो है तो आईटी के क्षेत्र में 10-15 साल से ज्यादा कोई भी कंपनी बड़ी बनकर रह नहीं पाई है। एक जमाने में आईबीएम का मतलब आईटी उद्योग होता था, आज कुछ भी नहीं है। नेटस्केप, गूगल के पहले आप नेटस्केप का ही प्रयोग करते थे, आज वो कहीं भी नहीं है। तो ये समय की चाल है मेरे ख्याल से। तो सोशल मीडिया तो रहेगा, उसका स्वरूप, आकार, प्रकार वो अवश्य बदलता रहेगा। जी अनुराग जी, हमारे साथ विराग गुप्ता जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, जाने माने वकील भी हैं। विराग जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस कानूनी पक्ष का जिक्र अनुराग जी कर रहे हैं कि चीनी सरकार जो अपनी तो कई पाबंदियां लगा देती है, लेकिन वही अपेक्षा करती है कि यूरोप और अमेरिका का जो बाजार है वो उसके अपने प्रोडक्ट के लिए खुला रहे। और इसी तरह से भारत में भी हमने देखा है कि हाल ही में आईटी नियमों में संशोधन की बात कही गई है ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट मॉडरेशन को लेकर उस पर भी सरकार नजर रख सके अगर किसी यूजर को दिक्कत है, परेशानी है, शिकायत है तो। देखिए अखिलेश जी, इस पूरे मामले को कानून के 3 पहलुओं से समझने की जरूरत है। पहला, अगर भारत में किसी अखबार में छटनी हो जाए तो पत्रकार लेबर लॉ के तहत तुरंत लेबर कमिश्नर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन विश्व के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रातों रात छटनी हो रही है, कोई कानूनी विकल्प नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। एक उस देश में जो सबसे बड़ा बाजार है और जहां से ये कंपनियां पिछले 10 सालों से, हमने 7 साल पहले एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि ये कंपनियां 20 लाख करोड़ सालाना का कारोबार करती हैं, उसमें टैक्स चोरी करती हैं। तो टैक्स चोरी करने के साथ अब वो भारतीयों की छटनी भी दूसरों की भी कर रही हैं, लेकिन भारतीय अधिकतम है, उनकी छटनी हो रही है, कोई कानूनी विकल्प नहीं है। ये पहली बात है। दूसरा कि कोरोना के बाद इनका जो सबसे चरम बिंदु था सोशल मीडिया टेक कंपनियों का, वो कोरोना में आ गया था, क्योंकि जो एक वर्क फ्रॉम होम कल्चर था और लॉकडाउन की वजह से अब वो पीक खत्म हो गया है। तो अब पीक खत्म होने के साथ जैसे भारत में अगर देखें तो आईटी रूल्स के साथ कंपटीशन कमीशन ने भी जुर्माने लगाना चालू कर दिया है और प्राइवेसी कानून और डेटा सुरक्षा कानून की भी बात आ रही है। तो अब ये केंद्रीकृत मॉडल में जा रहे हैं, जिसको हम मस्क के उसमें देखें कि कंटेंट मॉडरेशन का सेंट्रलाइज फॉर्मेट, जहां पर इनको सिर्फ इंजीनियरिंग टीम चाहिए, इनको बाकी सारी टीमों को कोई दरकार नहीं है। तो उसमें जो केंद्रीकृत मॉडल होगा उसमें भारत के या दूसरे देशों के कानून को लागू करना और मुश्किल होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये रोजगार विहीन विकास हो रहा है, जिसमें सिर्फ डेटा बेच करके, वैल्यूएशन करके बड़े बड़े प्रमोटर अमीर हो रहे हैं, लेकिन कंपनियों में कोई बर्थ नहीं पैदा हो रही है, ये मानवता और समाज और देश और कानून सभी के लिए बड़ी चुनौती है। जी विराज जी, अभिषेक जी के पास जाना चाहूंगा। अभिषेक जी, लेकिन ये तो होता आया कि आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तकनीक के एडवांसमेंट के साथ चीज़ें बदलती भी हैं और उसमें कई कंपनियां जो है वो चलती है, कई कंपनियां बैठ जाती हैं। जैसे कि अभी अनुराग जी कह रहे थे कि मेटा ने जो प्रयोग किया मेटावर्स का, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात उन्होंने कही थी। जाहिर सी बात है कि जकरबर्ग आगे की दुनिया देख रहे थे, वो भविष्य देख रहे थे कि भविष्य में मेटावर्स एक बड़ी चीज हो सकती है। क्या ये कारण हो सकता है जिसके चलते मेटा को ये धक्का लगाओ? जी, मुझे जो लगता है कि ये जो धक्का है ये इससे लगा है, ये कुछ जल्दबाजी का भी स्टेप है। जिस तरह से मस्क ने ट्विटर में आके मस्क ने जिस तरह से छटनी की, उसके बाद शायद फेसबुक को भी लगा, मेटा को भी लगा कि ये राइट टाइम है कि उनको अपना करने, क्योंकि वो विचार काफी दिनों से कर रहे थे। लेकिन जैसे अनुराग जी ने कहा, मैं उनसे सहमत हूं, जैसे एक समय में आउटपुट होता था, वो आउटपुट खत्म हुआ। ऐसे चाहे वो अभी फेसबुक हो या ट्विटर और व्हाट्सएप हो, जो 3 बड़े ऐप है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग जो मूव कर रहे हैं वो सिग्नल और टेलीग्राम की ओर जाते हैं। तो ये मूवमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी है। तो ऐसे में इन कंपनियों को समझना पड़ेगा कि एकदम से आप अगर इस तरह से करेंगे तो उसका एक मैसेज गलत जाता है पूरे उसमें। तो सोशल मीडिया चलेगा, लेकिन इश्यू ये है कि कंपनियों ने बहुत जल्दी, मुझे लगता है, अपना
स्टेक जो है वो डाउन करने की कोशिश की है। इससे इनके शेयर मार्केट पे फर्क पड़ेगा, इनके ऑडियंस पे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा खतरा इससे नहीं आया है, सिर्फ ये दो कंपनियों का, चूंकि अभी रिसेशन का माहौल लग रहा है आया, ऐसे में इन कंपनियों ने ये निर्णय थोड़ा जल्दबाजी में लिया है। अनुराग जी, लेकिन शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो फेसबुक का शेयर आज बताया जा रहा है कि शायद उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है काफ़ी लंबे समय बाद, क्योंकि ये छटनी का फैसला किया गया। मार्केट को लगता है कि इससे कंपनी का भविष्य जो है वो ठीक होगा। लेकिन जो मेटावर्स की बात आप कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा समझना चाहूँगा कि क्या ये एक रिस्क ली है जकरबर्ग ने जानबूझ करके, कि उन्होंने भविष्य की ओर देखा, कहा कि शायद ये भविष्य की तकनीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना बड़ा निवेश करने का फैसला इसमें किया? देखिए, भविष्य में देखना सबके लिए संभव नहीं है। आज से 15 साल पहले आप और मैं इस प्रकार से बात भी नहीं कर पाते। वैसे हम जूम पर कर रहे हैं और जूम का खुद का शेयर एकदम टैंक कर चुका है। मतलब एक जमाने में लग रहा था वो कहां जाएगा और अब एकदम गर्त में है। तो हो सकता है मेटावर्स एक ऐसी चीज हो, क्योंकि यह हमें भी मानना पड़ेगा कि अब स्टीव जॉब्स हो या मार्क जुगरबर्ग, उनमें ये क्षमता है कि वो भविष्य को देख सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। और उनके पास सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा है, दुनिया भर का डेटा उनके पास है, लोग किस तरह का अनुभव चाहते हैं। और उन्हें हो सकता है ये महसूस हो रहा हो कि आगे जाके ये दुनिया और सतही बनने वाली है। लोग एक दूसरे के साथ हो सकता है मेलजोल एक वर्चुअल वर्ल्ड में ही बनाना पसंद करें। तो मेटा में वो जमीन बेच रहे हैं, मेटा में आपको कपड़े बेचे जा रहे हैं, जूते बेचे जा रहे हैं, अनुभव बेचे जा रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं। तो संभव है कि आज से 15 साल बाद फेसबुक वापस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो। मेरा मानना है कि यह संभव है। और छटनी का दौर अमेरिका में देखिए, आपको भी पता है, चलता रहता है। वहां पे भारत जैसे, जैसे ये कह रहे थे, कानून नहीं है, न चीन जैसा मामला है। और दूसरा, वैल्यूएशंस का भी आपको पता है कि ये स्टार्टअप्स का, जो अभिषेक जी ने बोला, उसका बिजनेस मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। भारत में भी आपने देखा है 20-20 बिलियन डॉलर की कंपनियां हैं जिनका टर्नओवर 2000 करोड़ तक नहीं होता है और बहुत नुकसान में रहती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बिजनेस प्रोसेस है जो चल रहा है। और मुझे विश्वास है कि उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मेटा में रिस्क उठाया है और हो सकता है ये सफल हो। विराग जी, जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये उथल पुथल अभी कुछ लंबे समय तक चलेगी या बहुत जल्दी इस पर विराम लग जाएगा, भविष्य की तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए, भारत में इसके 3 बड़े महत्व हैं। पहला कि हमारा ऑलरेडी पूरा डेटा कंप्रोमाइज्ड है और आगे चल के ये डेटा कहां कहां नीलाम होकर हमको कैसे औपनिवेशिक गुलामी की ओर ले जाएगा हमें नहीं पता। दूसरा, हम भारत में गिग वर्कर्स की जो असुरक्षा से जूझ रहे हैं और ये लोग रेगुलर लोग निकाले जा रहे हैं, ये दूसरी दिक्कत है। और तीसरी बात यह है कि रेगुलेटर भारत में कोई नहीं है, कानून नहीं है, वो एक अलग बात है। भारत में कोई रेगुलेटर भी नहीं है। भारतीय कंपनियों के लिए सेबी है, रिजर्व बैंक है, दूसरी संस्थाएं हैं, लेकिन कोई रेगुलेटर नहीं होना भारत में। सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा बाजार है, हम आईटी का अपने आप को सबसे बड़ा एक विश्वगुरु बोलते हैं, तो रेगुलेटर जहां पर लोग शिकायत कर सके, जहां पे जांच हो सके, जहां पे लोगों को रिलीफ मिल सके, तो मुझे लग रहा है कि ये सरकार के लिए भी एक विचार करने की बात है कि इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। लेकिन जब भी सरकार इस तरह कोई पहल करती है तो आप जानते हैं विराग जी की आपत्ति होती है, कहा जाता है कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम इस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई पाबंदियां नहीं लगा सकते, अंकुश नहीं लगा सकते, इन्हें स्वतंत्र रखना पड़ेगा और ताकि लोग जो है स्वतंत्र होकर के अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। देखिए, इसमें 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अभिव्यक्ति की आजादी अलग बात है, लेकिन रेगुलेटरी कंप्लायंसेज अलग बात है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेज अखबार को करना पड़ता है, टेलीविजन को करना पड़ता है, सोशल मीडिया को भी करना चाहिए, ये पहली बात है। दूसरा, जो आईटी एक्ट के तहत सेक्शन 79 का एग्जम्पशन है, जिसके तहत वो इंटरमीडिएट के एग्जम्पशन लेते हैं और इंटरमीडिएट के एग्जम्पशन लेने के बाद वो सारे तरह के व्यापार में लिप्त रहते हैं, तो उनको वो एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिए। वो एक गैर बराबरी की बात है, उससे भारतीय उद्यम प्रभावित होते हैं, गैर बराबरी का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक क्रिटिकल मूवमेंट है एक अंतरराष्ट्रीय टेक जगत में, जिसमें भारत के लिए एक मौका भी है और एक क्राइसिस भी है। मौका ये तब हम उसको ले पाएंगे जब भारत सरकार सही तरीके से कानून और रेगुलेटरी नेटवर्क लेकर के आएगी। जी, शुक्रिया आपका विराग जी, अनुराग जी, अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि भारत के लिए इस संकट में एक अवसर भी है, भारत को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हॉट टॉपिक पे वक्त एक ब्रेक का।
तो इस समय बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है गुजरात विधानसभा के उम्मीदवारों को तय करने के लिए। और पार्टी ने तय किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, सौरभ पटेल, इनको चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। अब इन्हीं नेताओं की ओर से ऐलान किया जा रहा है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। विजय रूपाणी का बयान आया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। नितिन पटेल की ओर से भी यह बयान आया है। भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने भी कहा है कि वो गुजरात में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सौरभ पटेल की ओर से भी उम्मीद है कि इसी तरह का बयान आए। और पार्टी तय कर चुकी थी कि इन तमाम वरिष्ठ नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। आज सुबह से ही हम इस बारे में आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस समय केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें सभी 182 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए जा रहे हैं। और गुजरात के बाद अब बात कर लेते हैं हिमाचल की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार तेज होता जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल के रण में उतरे। पीएम मोदी कांगड़ा और हमीरपुर में 2 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार में निरंतरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यही सोचकर कभी 5 साल काम नहीं किया कि हिमाचल में तो सरकार बदलने की परंपरा है, लेकिन बीजेपी ने 5 साल काम किया है और इस बार हिमाचल की जनता सरकार बदलने की परंपरा को तोड़कर नया इतिहास बनाएगी। जब सरकार में निरंतरता होती है, सरकार वापस आती है, तो लोगों को भी सरकार से हिसाब मांगने का मौका मिलता है। अगर आपने मुझे 2019 में न बिठाया होता तो आप मेरे से हिसाब मांग सकते थे क्या? नहीं मांग सकते थे, कोई और सरकार आ जाती। लेकिन आपने मुझे दोबारा बिठाया 19 में, तो आप मुझे पूछ सकते, मोदी जी वो क्या हुआ? मोदी जी उसका कब करोगे? और मोदी जी को भी लगेगा भाई मुझे करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिमला में रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। अनेक जगह लाइट बिजली आ गई है, क्या सिर्फ 7 साल में मोदी के जमाने में आई है या 8 साल के जमाने में आई है? अरे आप सामान्य जनता को नौकरी नहीं दिला सकते। सरकार में जो हिमाचल प्रदेश में सरकारी 65,000 नौकरियां खाली है, 65,000, और देश में 14 लाख। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।